नमस्कार साथियों। जैसा कि आज देख रहे हैं आप कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सम्राट अशोक के इतिहास से संबंधित टॉपिक हम आज आपके सामने लाए हैं। ठीक है, इससे पहले हम मगध में देख चुके थे कि मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी है। मौर्य वंश में जो प्रथम शासक रहा उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया और बिंदुसार के बाद अशोक, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े विस्तृत तरीके से हम आपको बताएंगे। यहाँ से इतना गहराई से हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ से लगभग कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बता दें थोड़ा सा, अगर आपने पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रकार के वीडियो अपलोड किए गए हैं। ठीक है, और हिस्ट्री भी हम वहाँ पे चला रहे हैं। इसके अलावा मैथ भी चल रहा है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान अध्याय जिलावार हम चला रहे हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं धीरे धीरे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अशोक के बारे में रहने वाला है। सम्राट अशोक एक प्रकार से महान शासक था और बहुत बड़ा योद्धा भी था। इसमें क्या क्या इसके ऐतिहासिक घटनाएं घटी हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो थंबनेल लगा हुआ है चक्रवर्ती सम्राट अशोक के। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो अशोक था, तो पहली बात तो ये आ जाती है कि जो अशोक था वो किसका पुत्र था। तो मैं आपको बता दूं जो अशोक था वो बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था, है ना। तो एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि जो अशोक था उसका पिता का नाम बिंदुसार था और उसके अगर दादाजी की बात करें तो उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त था। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो बहुत डिटेल से मैंने समझाया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो अशोक है वो किसका पुत्र था, वो बिंदुसार का पुत्र था, है ना। तो कह सकते हैं कि जो बिंदुसार था उसने बहुत शादियाँ कर रखी थी, बहुत ज़्यादा शादियाँ कर रखी थी, है ना। तो कह सकते हैं कि एक महिला थी जिसका नाम था सुभ्रदांगी, जिसका नाम था सुभ्रदांगी, है ना। उससे बिंदुसार की वो पत्नी हुआ करती थी और उसका पुत्र था कौन, अशोक। इसको आप याद रखना। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है अशोक की माँ का क्या नाम था, तो आप बताइएगा सुभ्रदांगी। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। और पिता का नाम जो था वो बिंदुसार ही था। अगर इसका उल्लेख की बात किया तो इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख हमको दिव्यावदान में मिलता है। ठीक है, आप इतना याद रखना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अशोक जो बिंदुसार का पुत्र था, और भी बिंदुसार के पुत्र थे जिसका नाम था, एक का नाम हमने बताया था कि जैसे बिंदुसार ने जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था वहाँ भी अपना पुत्र पहुँचाया था। जो अशोक था उसको मालवा और उज्जैन का राजा बना दिया गया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले बिंदुसार वाले चैप्टर में बताई थी, क्योंकि इसका उल्लेख आगे थोड़ा मिलेगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, सुसीम इसका बड़ा पुत्र था बिंदुसार का। उसको तक्षशिला का विद्रोह के लिए, वहाँ पर जो विद्रोह हुआ था उसको शांत करने के लिए बिंदुसार ने भेजा था। ठीक है, तो सुसीम का नाम भी आएगा बाद में, इसको याद रखना। ठीक है, अशोक जो था, अशोक सम्राट जो था, सम्राट कहलाता है, महान सम्राट कहलाता है। मतलब देखा जाए तो मौर्य वंश का सबसे योद्धा शासक यही निकला, अशोक। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसकी जो शादी है उसका नाम, इसकी जो शादी है वो एक महिला थी जिसका नाम था देवी, जो विदिशा के एक श्रेष्ठी की पुत्री हुआ करती थी। इनका नाम आगे चल के महादेवी भी रख दिया गया, इसको आप समझना। लेकिन जब इनकी शादी हुई थी अशोक की, तो उस जो महिला से शादी हुई थी उसका नाम देवी था। ठीक है, इसको आप याद रखना। इसका नाम आगे चल के महादेवी हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं अशोक की पत्नी थी कौन सी, महादेवी या देवी। इसकी बहुत सारी पत्नियाँ और भी थीं, जैसा असंगमित्रा और महादेवी, ये तो ये देवी ही महादेवी हो गई। इसके बाद पद्मावती, मतलब बहुत सारी 7-8 इसकी पत्नियां हुआ करती थी, जिनका ज़्यादा उल्लेख हमको नहीं मिला। बस इतना आप याद रखना कि इसकी जो पहली पत्नी थी उसका नाम था देवी। ठीक है, उसका बाद में जो नाम महादेवी पड़ा। ठीक है, इसके बाद अगर इनके पुत्रों की बात किया, देखो अगर शादी बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई भी राजा शादी करता है तो कहीं ना कहीं उसके पुत्र जो हैं वो भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो मतलब लगभग 6-7 तरह के पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र जिसका नाम था महेंद्र और एक पुत्री नाम था जिसका नाम था संघमित्रा। वो जो था वो इसी महादेवी के पुत्र और पुत्री थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़े पुत्र और पुत्री कहलाए कौन से, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, आप इसको याद रखना। तो इनका उल्लेख आगे थोड़ा मिलेगा हमको, तो आप उसको समझना कि ये जो अशोक के पुत्र ही थे। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो जो अशोक था उसको किस किस की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो उपाधि में सबसे बड़ा नाम आता है देव नाम प्रिय।
देवनाम प्रिय इसका बहुत प्रसिद्ध नाम था और इसके जो शिलालेख हैं उनमें कई जगह इसका जो नाम मिला वो देवनाम प्रिय मिला। ठीक है, देवनाम प्रिय का मतलब ये होता है कि ये देवताओं से अधिक लगाव रखता था और देवताओं का अधिक मतलब प्रेमी था। ठीक है, तो कह सकते हैं देवनाम प्रिय। एक अभिलेख है जिसका नाम है भाद्र अभिलेख, वो राजस्थान का अभिलेख है, वहाँ इसका नाम जो है प्रियदर्शी या प्रियदासी मिला। ठीक है, प्रियदासी मिला। ठीक है, इसको भी याद रखना। इसके अलावा मास की जो गुर्जरा का अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में आता, वहाँ पर इसको जो नाम दिया गया वो बुद्ध शाक्य दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनका उपाधि पेपर में पूछा जाता है कि अशोक को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, या इनमें से कौन नहीं दी गई थी, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसका जो राज्य अभिषेक है किसका, अशोक का, वो 273 BC में ये जो अशोक था वो गद्दी पर बैठ गया था। कब, 273 BC में। इसका उल्लेख मिलता है कि जो अशोक था उसने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था, ऐसा एक कहावत में मिला है, मतलब ऐसा कई किताबों में ऐसा लिखा मिला है, लेकिन उसको मैं प्रमाणित तथ्य नहीं मानता हूँ, क्योंकि बिंदुसार जो था उसके पुत्र तो बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन उसने शादियाँ भी बहुत सारी की थी, लेकिन कुछ क्या हुआ था कि कुछ जो थे उसके पुत्र छोटे थे तो वो अशोक के साथ ही हो गए थे। और ऐसा भी हो सकता है कुछ जो बड़े पुत्र हों उनने विद्रोह किया हो, तो ऐसा भी हो अशोक ने उनको मारा भी हो, लेकिन इनका ज़्यादा हमको जानकारी इतिहास में नहीं मिली। लेकिन लिखा जाता है कि 99 भाइयों को मारकर अशोक जो है गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो 273 BC में इसका क्या हो गया था, ये गद्दी पे बैठ गया था, लेकिन राज्याभिषेक नहीं हुआ था। राज्याभिषेक जो है वो 4 वर्ष बाद, यानी गद्दी पे बैठने के 4 वर्ष बाद हुआ, 269 BC में। ठीक है, इसको याद रखना। क्यों हुआ, इसका क्या कारण हुआ कि जो उसके उत्तराधिकारी हुए, मतलब कि उसके जो भाई थे अशोक के, उनसे उन्हें कुछ समझौता करने पड़े, या कहा जाए कुछ ऐसे भाई थे जिन्होंने अपना एक प्रकार से युद्ध भी लड़े अशोक से, तो उनको कहा जा सकता है अशोक ने मारा भी हो या कुछ समझौता किया हो कुछ भाइयों से। तो ऐसा करने में उसको लगभग 4-5 वर्ष लग गए। तो 4 वर्ष बाद वो एक प्रकार से गद्दी पर बैठा था, 269 BC पे उसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन निकल के ये आता है कि अशोक गद्दी पर कब बैठा था, तो आप बताइएगा 273 BC में। लेकिन अशोक का राज्य अभिषेक कब किया गया था, तो 269 BC में। क्यों, इसका कारण हुआ उत्तराधिकार युद्ध हुए, उसके बहुत सारे भाई थे, तो भाइयों में संघर्ष हुआ या समझौता हुआ, इसका ज़्यादा उल्लेख हमको नहीं मिला, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर टाइम जरूर लगा, जिस वजह से उसका राज्याभिषेक जो है वो 4 वर्ष बाद हुआ। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना आप इस चीज़ के लिए। राधा गुप्त जो थे वो अशोक के मंत्री या प्रधानमंत्री, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य हुआ करते थे, इसी प्रकार से अशोक के जो प्रधानमंत्री हैं वो राधा गुप्त हुआ करते थे। ठीक है, तो उसकी सहायता से इसने, हमने कहा ना कि अशोक का एक बड़ा भाई था सबसे बड़ा, जिसका नाम था सुसीम, जिसको बिंदुसार ने तक्षशिला विद्रोह में भेजा था शांत करने के लिए। वो बड़ा भाई था और तो स्वाभाविक चीज़ वो तो विद्रोह करेगा ही अपनी गद्दी पर बैठने के लिए, क्योंकि पिता तो वही हैं लेकिन पुत्र बहुत सारे हैं, तो पुत्रों के बीच तो ये भेद बनना ही था कि गद्दी पर हमको बैठना है, वो कह रहा होगा हमको बैठना है, तो उसके बीच कई सारे युद्ध भी हुए। तो देखा जाए इसका जो बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था यानी अशोक का भाई सुसीम, उसकी हत्या करके अशोक गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, और बहुत सारे भाइयों को अपने साथ मिला लिया था, बहुत सारों को मानना पड़ा, ऐसा कुछ भी हुआ। ठीक है, तो कह सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से समझ में आया गद्दी पर कैसे बैठा या उसका राज्याभिषेक कैसे कराया गया, ये तो आपको समझ में आ गया। चौथी बात क्या है कि जो अशोक गद्दी पर बैठा, बैठने के बाद 261 BC में इसने कलिंग पर युद्ध किया। वहाँ का राजा हुआ करता था नंदराज। ठीक है, तो वहाँ उस राजा को मारकर अशोक ने उस क्षेत्र को जीता। तो कलिंग विजय का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ये अशोक के साम्राज्य की बहुत बड़ी विजय थी, या कहा जा सकता है प्राचीन इतिहास की बहुत बड़ी घटना हुआ करती थी। कौन सी, कलिंग विजय। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अशोक ने कलिंग पर विजय तो प्राप्त करी ही थी, बहुत बड़े स्तर पर विजय प्राप्त की थी। कहा जाए अगर तो इतना खूंखार युद्ध लड़ा था, इतना खूंखार युद्ध लड़ा था कि उसमें अगर देखे जाए लोगों की संख्या तो 1 लाख से अधिक लोग तो मारे ही गए थे और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना दिया था। मतलब इतना अत्याचार अशोक ने किया था, इतना अत्याचार अशोक ने किया था कि इस अत्याचार पर लगभग आपको कहीं किताब भी लिखी मिल जाएगी अशोक के, जो अशोक ने क्रूरता बरती। लेकिन इसके बाद उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया, उसके बारे में भी आपको बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन देखने को किताबों में मिल जाएगा।
तो कह सकते हैं कि जब कोई आदमी गलत कार्य करता है तो अगर वो अपने आप में सुधार करता है तो वो उसने सुधार बहुत बड़े स्तर पे किया। इसके बारे में भी हम चर्चा थोड़ी करने वाले हैं। वैसा देख लेते हैं जो कलिंग विजय थी उसका क्या कारण था कि उसको कलिंग पर युद्ध करना पड़ा। इसका सबसे प्रमुख रीज़न ये है कि अगर बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो कलिंग था उड़ीसा का क्षेत्र कहलाता है, तो वो एक प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बिहार यानी मगध पर शासन कर रहा था, तो मगध बिहार से लगा था, और बिहार के इस तरफ अगर आ जाओ तो उड़ीसा, और उड़ीसा से लग जाता है पश्चिम बंगाल, है ना। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक उसका रास्ता जो था वो समुद्र से जोड़ने का एकदम सीधा रास्ता बन रहा था। कौन सा? उड़ीसा होते हुए। तो उसने उड़ीसा को टारगेट किया। इसके अलावा दक्षिण भारत, जैसे अगर मगध से वो महाराष्ट्र और कर्नाटक तरफ से ऐसा आता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मगध यानी बिहार से महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र से कर्नाटक जाएगा, आंध्र प्रदेश जाएगा, तेलंगाना फिर तमिल तक जाएगा, तो लगभग बहुत सारा उसको लंबा टाइम लग जाएगा, यानी बहुत सारे राजाओं को उसको जीतना पड़ेगा। लेकिन अगर उड़ीसा से होते हुए जाता है तो सीधा आंध्र प्रदेश जल्दी पहुंच जाएगा, और आंध्र प्रदेश से सीधा तमिल भी पहुंच सकता था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि दक्षिण से संबंध बनाने के लिए उसने कहीं ना कहीं उड़ीसा को टारगेट किया। इसके अलावा व्यापार में वृद्धि, मतलब जो दूसरे क्षेत्र के लोग थे वो व्यापार करने में उनको मुश्किल हो रहा था, तो मतलब वो क्षेत्र जो था, वो उड़ीसा जो क्षेत्र था, वो एक प्रकार से व्यापार में वृद्धि का कहीं ना कहीं उसको प्रभावशाली दिख रहा था। इसके अलावा बात की जाए स्थल समुद्र, मतलब स्थल को समुद्र से जोड़ने का भी एक कार्य था कि समुद्र के रास्ते जो हैं वो विदेशी मार्गों से व्यापार हम अच्छे तरीके से कर सकें। यानी अगर देखा जाए तो जैसे बंगाल की खाड़ी है, अगर बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा होते हुए आप बिहार पहुँच रहे हो तो जल्दी पहुँच जाते हो, अगर पश्चिम बंगाल होते हुए आप बिहार पहुँच रहे हो तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो मतलब एक प्रकार से उसने कलिंग पर इसलिए हमला करने का या इसीलिए उसने टारगेट बनाया। तो ये चीज़ हमें पता है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ऐसा विश्वास है। इसके बाद अब चलते हैं हम थोड़ा, कलिंग का विजय भी हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो अशोक ने बहुत सारे बदलाव भी अपने आप में किए, है ना। तो मतलब इतने बदलाव इसने अपने आप में किए कि एक प्रकार से इसने जो कलिंग था वो जीता जिताया क्षेत्र भी छोड़ दिया था कि हमको नहीं चाहिए। मतलब इसके साथ एक बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था, किसके साथ? अशोक के साथ। उसका नाम उपगुप्त था। तो मतलब उसने समझाया कि यार आपने बहुत बड़े गलत कार्य किए, बहुत क्रूरता अपनाई है इस युद्ध में, और ऐसा इसका आपको पाप बहुत ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। अशोक को ऐसा समझाया गया था। जो बौद्ध भिक्षु उसके साथ रहता था, उपगुप्त नाम था उसका, है ना। तो मतलब कह सकते हैं कि उसने अपने जीवन में इतने बड़े बदलाव किए कि उसने एक प्रकार से कहा जाए अंतिम समय जो था वो अपना राजगद्दी भी छोड़ दी थी। किसने? अशोक ने, और एक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, ठीक है। तो हम इसके बारे में आपको थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो एक कह सकते हैं इसके बारे में जो भी डिटेल है आप हमने बता दी है कहानी के माध्यम से। इसने इसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा। युद्ध नहीं लड़ने के बाद इसने अपने आप को बौद्ध धर्म के अनुरूप बनाया। बौद्ध धर्म के जो भी मतलब कि नियम वगैरह होते हैं उनको उसने फॉलो किया। फॉलो करते करते इसने इतना बदलाव अपने आप में कर लिया था कि अंतिम समय में बौद्ध धर्म का एक अनुयायी बन चुका था, और इसने अपना पूरा राज सिंहासन सब कुछ छोड़ दिया था, त्याग कर एक बौद्ध भिक्षु बन गया था, ठीक है। अब इसके बारे में अगर देख लें थोड़ा सा, मौर्य शासन की जो जानकारी है वो हमको कहाँ से मिलती है, तो वो हम बता दें आपको। कौटिल्य जो है चाणक्य ने लिखी उससे मिलती है, मेगस्थनीज ने एक इंडिका पुस्तक लिखी उससे भी मिलती है, और रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है उससे भी मिलती है, और अशोक के शिलालेखों से भी हमको मिलती है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा हम आपको बता देते हैं शिलालेखों का, उसका विभाजन शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, इस प्रकार से उसके बहुत सारे मान लो शिलालेख भी थे। और इसके बाद उसका जो पुत्र था महेंद्र और लगभग संघमित्रा, इसने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा था, ये भी कहानी आपने सुनी होगी। तो मतलब कहा जा सकता है इतने बौद्ध धर्म, इतने बौद्ध स्तूप बनवाए, लगभग इसका उल्लेख मिला जाएगा इतिहास में, तो 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया इसने कलिंग युद्ध के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि इसने अपने आप को कितना बड़ा बदला, ठीक है। तो कह सकते हैं एक प्रकार से धार्मिक अनुयायी हो चुका था। पूरा टोटल धर्म अपना जितना भी कार्य था वो सब धर्म के प्रति, पूरा अपना दिनचर्या जो थी वो भी धर्म के प्रति लगा दी थी, मतलब तन मन धन धर्म के प्रति लगा दिया गया था। तो यहाँ से उसका जो हिस्ट्री में वर्णन मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है उसको। जो भी उसके लेखक हैं उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि यहाँ से जो अशोक राजा था इसी वजह से वो महान कहलाने लगा था। उसने युद्ध लड़ा था उस वजह से महान नहीं कहलाया, लेकिन युद्ध के बाद उसने अपने आप में क्या बदलाव किए इस वजह से वो पूरे इतिहास में अपनी एक अलग पहचान छोड़ के गया है अशोक, ठीक है। इसीलिए उसको महान अशोक सम्राट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसने शिलालेख और स्तंभलेख और गुहालेख को जो मिले गए हैं वो कौन सी भाषा में मिले गए हैं? वो प्राकृत भाषा में मिले गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि लिपि किस में मिले गए हैं तो ब्राह्मी लिपि में मिले गए हैं हमको,
मतलब खोजा गया है उनको, जो अशोक के शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और अगर देखा जाए तो इंटरनल इंडिया मतलब भारत में अगर जितने भी शिलालेख मिले वो ब्राह्मी लिपि में लिखे। अगर भारत के बाहर की बात की जाए, जैसे शहबाजगढ़ी एक पाकिस्तान में है और मानसेरा एक पाकिस्तान में अभिलेख है, तो वो कहा जाए तो खरोष्टी लिपि में मिला गया है। ठीक है, तो ऐसा पूछ सकते हैं, इनमें डिफाइन होता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डीपली अगर क्वेश्चन पूछ लेते तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। और एक और बता शिलालेख जो है, शिलालेख को सबसे पहले खोजा किसने था? 1770 की बात है या 73 की समथिंग, पता नहीं है, लेकिन खोजा था टीफेन थेलर ने। और अगर शिलालेखों सबसे पहले पढ़ा है तो उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, सबसे पहले शिलालेखों को किसने खोजा? टीफेन थेलर ने। और अगर सबसे पहले शिलालेखों को पढ़ा किसने है तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अशोक के शिलालेखों। और यहाँ से हमने बता दिया, कहा जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हो गया था कि बाद में पूर्ण रूप से बौद्ध भिक्षु बन गया, और एक प्रकार से उसने क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया जाता पूरा राजा से, और वो हो जाता है अपने आप को अंतिम, यानी त्याग कर देता है अपने आप का। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, और वीडियो हमें विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी नहीं भी आया है, अगर इससे जुड़ी कोई और अलग कहानी है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।